थर्ड प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी इसमें नोट करें द एनर्जी possessed by a liquid the energy possessed by a liquid, the energy possessed by a liquid by virtue of its pressure is called pressure energy. By virtue of its pressure is called, by virtue of its pressure is called pressure energy. Is called pressure energy. सोचिएगा कि हमारे पास कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है और उस कंटेनर का एक सेक्शन ऐसे है, इस तरह से ये ओपन है यहाँ पर सेक्शन, और यहाँ से एक पाइप निकल रहा है इतना, हाँ बना लीजिए, ये इस तरीके से एक पाइप यहाँ पर निकल रहा है और यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है ऐसे। पिस्टन क्या होता है, वो पूरा वॉल्व होता है, जैसे कि पिचकारी होती है ना या सिरिंज होती है, तो वो जो पूरा का पूरा वॉल्व होता है जो पानी को पुश करता है उसको हम पिस्टन बोल देते हैं, या किसी भी लिक्विड को पुश करता है उसको पिस्टन बोल देते हैं। तो ये पिस्टन है और इसका पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हमने कैपिटल ए ले लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए या स्मॉल ए ले लीजिए, स्मॉल ए, स्मॉल ए ले लिया और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। ये लिक्विड भरा हुआ है और ये समझिएगा कि हमने ये बोला कि ये लिक्विड जो है ये यहाँ पर इस पिस्टन पर एक प्रेशर लगा रहा है ऐसे, लिक्विड इस पिस्टन पर प्रेशर लगा रहा है, इसका मतलब लिक्विड जो है, लिक्विड के अंदर एक एनर्जी है, ठीक है, उस एनर्जी की वजह से इस पर एक प्रेशर लग रहा है, तो ऐसी एनर्जी को हम प्रेशर एनर्जी बोल देते हैं, ठीक है। लिक्विड जो इस पर प्रेशर लगा रहा है वो जिस ताकत के साथ लगा रहा है, जिस एनर्जी के साथ लगा रहा है, उसको हम प्रेशर एनर्जी बोल देते हैं। अब ये अच्छा ये अच्छा, ये मैंने ये कहा कि इनिशियली पिस्टन की पोजीशन ये थी, लिख देते हैं यहाँ पर इनिशियल पोजीशन ऑफ पिस्टन, इनिशियल पोजीशन ऑफ पिस्टन। तो पिस्टन इनिशियली इस पोजीशन पर था, इस पोजीशन पर था और फिर इसने जो लिक्विड है, लिक्विड ने इस पर प्रेशर लगाकर इसको आगे की तरफ पुश कर दिया, ठीक। अब लिक्विड इस पर जो प्रेशर लगा रहा है, तो हमने ये कहा कि इस जगह से और लिक्विड की जो टॉप सरफेस है जहां तक लिक्विड भरा हुआ है वहां तक की जो हाइट है उसको हमने h मान लिया, ये हाइट हो गई h, ठीक है, इतना क्लियर है। अब नोट करेंगे आप, इसमें लिखें द वर्क डन बाय द लिक्विड ऑन द पिस्टन,
work done by the liquid on the piston is given as the work done by the liquid on the piston is given as W is equal to force into distance. वर्क डन क्या होता है? फोर्स into distance. फोर्स इंटू डिस्टेंस. अब क्योंकि मैं प्रेशर एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो मैं फोर्स को सिर्फ फोर्स ना लेकर फोर्स को मैं प्रेशर की टर्म्स में लूंगा. तो हम ये जानते हैं कि प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया. ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स की जगह हम लिखेंगे प्रेशर इंटू एरिया, और डिस्टेंस तो लास्ट में था ही, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस. ठीक है, अब आप ये मानो कि यहाँ से जो इसने प्रेशर लगाया लिक्विड में, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस पिस्टन ने जो ट्रेवल करा वो है x. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम पहले ही बोल चुके, स्मॉल a. ठीक, तो अब हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन कितना हो जाएगा? W इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस. तो प्रेशर क्या है? P, एरिया क्या है? A, और डिस्टेंस क्या है? x. तो आप खुद सोचिए, ये हमने डायग्राम दिखा रखा है, एक्चुअली ये पाइप है. तो पाइप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है. तो जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इट इज लाइक अ सर्कल. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज लाइक अ सर्कल. और ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया? जैसे कि सिलेंडर की हाइट हो गई हो. ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि पाई आर स्क्वायर, जिसको मैंने सिर्फ ए बोल दिया है. ठीक, इंटू हाइट. तो ए इंटू एक्स वो वॉल्यूम हो गया. समझ गए? तो हम ये कहेंगे W इज इक्वल टू P इंटू वी, वेयर V is equal to AX is the volume of the liquid moved by piston. पिस्टन ने जितना लिक्विड मूव कर दिया वो वॉल्यूम है ये. V is equal to AX. ठीक है, ये करने के बाद प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यहां हम ये कहेंगे दिस एनर्जी is stored, या this work done, sorry, this work done is stored in a liquid in the form of energy called pressure energy. तो जैसे हम काइनेटिक एनर्जी में भी यही कहते हैं कि वर्क डन निकालते हैं और कह देते हैं कि जो वर्क डन है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी में भी यही करते हैं, वर्क डन निकालते हैं और कह देते हैं इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ऐसे ही यहाँ पर भी हमने प्रेशर की वजह से वर्क डन निकाला, तो हम उसको क्या बोल देंगे? प्रेशर एनर्जी. ठीक है, अब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकालना हो तो सीधी सीधी बात है, ये तो हो गया हमारा प्रेशर एनर्जी, और पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम से डिवाइड करना है. इज इक्वल टू पीवी, ये तो प्रेशर एनर्जी आ गया था, और पर यूनिट वॉल्यूम वी से डिवाइड कर दिया, तो वी से वी कट गया. तो प्रेशर एनर्जी बेसिकली क्या है? वो पी के बराबर ही आ जाता है, ओरिजिनल प्रेशर के बराबर ही आ जाता है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. उसके बाद हम ये कहेंगे कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द लिक्विड, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट
of the liquid is called pressure head. Is called pressure head. ये कैसे करेंगे? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट को हम बोल देते हैं प्रेशर हेड। जैसे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट को बोल देते हैं पोटेंशियल हेड, ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी को बोल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट को बोल देते थे काइनेटिक हेड। अब जरा देखो, जैसे ये प्रेशर हेड है तो ये प्रेशर हेड कैसे निकलेगा? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, तो क्या करना है? P अपॉन PV अपॉन mg, बिल्कुल सही। और ये जो m है, मास को हम क्या बोल सकते हैं? अगर डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहूँ, मतलब वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना चाहूँ, मैं चाहता हूँ वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाए, तो क्या करेंगे? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, तो m को लिख सकता हूँ रो वी, तो PV अपॉन क्या हो गया? रो वी जी। और सॉरी, रो तो एज इट इज रहेगा, v से v कट गया, तो ये हो गया P अपॉन रो जी। ये होता है प्रेशर हेड। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल, बस 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, फिर करवाता हूँ स्टार्ट। 1 मिनट में आ रहा हूँ। नोट करेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल में लिखेंगे, बर्नौलीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द सम ऑफ Bernoulli's principle states that Bernoulli's principle states that the sum of pressure energy, sum of pressure energy Bernoulli's principle states that the sum of pressure energy, comma, kinetic energy and potential energy per unit volume and potential energy per unit volume of an incompressible non-viscous fluid of an, सभी को दिखाई तो दे रहा है, रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रहा? क्या दे रहा है? ऑनलाइन वालों को भी सबको दिख रहा है ना? रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़? नो सर। यस सर। ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल कॉमा नॉन विस्कस incompressible comma non-viscous fluid in a streamlined non-viscous fluid in a streamlined irrotational flow remains constant. Irrotational flow
remains constant along a streamline, remains constant along a straight line, in a straight line is sorry streamline, in a streamline. देखिएगा बर्नौलीज प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हम बात करें कि प्रेशर एनर्जी, अगर मान लीजिए हम किसी भी मतलब सिलेंड्रिकल कोई कंटेनर है या क्यूबॉइडल कोई कंटेनर है, कैसा भी कंटेनर है, उस कंटेनर में हम ये कहेंगे कि प्रेशर एनर्जी किसी भी इंस्टेंट पर हम देखें, किसी भी लेवल पर हम चेक करें कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक, इन तीनों का सम जो है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है, एक जैसा ही होता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल ये स्टेट करता है। बस कंडीशन उन्होंने क्या बताई कि एक तो लिक्विड आपका जो है वो नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए। नॉन विस्कस का मतलब क्या है, वो ऐसा फ्लूइड ना हो कि वो बैकवर्ड फोर्स भी लगाता रहे, ठीक, तो नॉन विस्कस फ्लूइड होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी कंडीशन इन्होंने बोली कि जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जानी चाहिए पानी, ये नहीं कि टर्बुलेंट फ्लो है, मतलब पानी फैल रहा है इधर उधर, या जो भी लिक्विड है वो इधर उधर फैले ना, स्ट्रीमलाइन एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जाए, ठीक। तो ये इन्होंने बोला। साथ साथ एक कंडीशन इन्होंने बताई थी कि इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये है कि उसकी डेंसिटी बार बार चेंज नहीं होगी, आप उसको कितना भी कंप्रेस करने की कोशिश करें वो कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये है कि आप उसको दबा भी रहे हैं तो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद इसका एक डायग्राम बनाइएगा। क्या चीज? नॉन विस्कस फ्लूइड वो होता है जो कि गाढ़ा नहीं होता ज्यादा, मतलब वो ना बैकवर्ड फोर्स नहीं लगाता। अगर मान लीजिए, हाँ, सारे फ्लूइड में बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं। दोबारा बोलो। बिल्कुल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है, कोई भी लिक्विड ऐसा होता नहीं है जो कि टोटली नॉन विस्कस हो, थोड़ी बहुत विस्कोसिटी सब में होती ही है, ठीक है, चाहे हम पानी की भी बात करें। जब इनकम्प्रेसिबल की बात करते हैं तो कोई भी लिक्विड ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से कंप्रेस ना हो, थोड़ा बहुत कंप्रेस कोई ना कोई लिक्विड हो ही जाता है। तो ये जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है एक्चुअली ये आइडियल कंडीशन के लिए है। और आइडियली हम ये बोल देते हैं कि जो डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर को कंप्रेस नहीं करा जा सकता, वो इनकम्प्रेसिबल होता है, ऐसा बोल देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कंप्रेस वो भी होता है, ठीक है। जो बड़े बड़े हम अपना अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें जो हमारे घर में है, तो उसमें रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजिंग वाला जो सेक्शन होता है, फ्रीजर जिसको बोल देते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम ना टेम्परेचर उसका कम करते चले जाते हैं, पानी का, पानी का टेम्परेचर कम होता चला जाता है तो बर्फ बन जाती है, ठीक। लेकिन जो हम बड़े बड़े रेफ्रिजरेशन प्लांट्स होते हैं, तो बड़े बड़े रेफ्रिजरेशन प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ही कम नहीं करा जाता, उस पर प्रेशर भी बढ़ाया जाता है। तो प्रेशर बढ़ाते हैं, क्या होता है कि कभी जो सिलेंडर होता है ना, जो घरों में एलपीजी का सिलेंडर यूज होता है, उसको कभी ऐसे हिलाकर देखिएगा। वैसे तो घरों में सब जगह पाइप गैस ही आ रही है अब, पर सिलेंडर को अगर कभी हम हिलाकर देखेंगे तो ऐसा लगता है अंदर कुछ पानी हिल रहा है, कुछ लिक्विड हिलने की आवाज आती है। इसीलिए उस गैस को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोला जाता है, ठीक। तो क्या होता है कि या कभी गाड़ी में, वैसे तो जो सीएनजी गाड़ी होती है उसमें कह देते हैं कि सीएनजी भरवाते टाइम ना गाड़ी से बाहर निकल जाओ, ये बोलते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा डेंजरस होता है जब गैस को भरा जाता है हाई प्रेशर पर। तो जब वो भर रहा होता है ना, तो उस टाइम जहां पर सिलेंडर है उसके पास जरा जाकर देखना तो ऐसा लगता है जैसे पानी चल रहा हो। तो वो पानी चलना मतलब कुल मिलाकर ऐसा ही है कि जब उसको हाई प्रेशर पर डाला जाता है, किसी भी गैस को, गैस का अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से जब हम लिक्विड का प्रेशर बढ़ा देते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से हर एक लिक्विड थोड़ा बहुत तो कंप्रेस होता है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब आइडियल कंडीशन है, हर लिक्विड थोड़ा बहुत बैकवर्ड ड्रैग, बैकवर्ड फोर्स मारता जरूर है। तो इसका मतलब हर लिक्विड विस्कस होता है, तो नॉन विस्कस बोल रहे हैं, इसका मतलब आइडियल कंडीशन की बात हो रही है। ज्यादातर जितने भी डेरिवेशंस हैं सब आइडियल कंडीशन के लिए होते हैं। आप ये देखिएगा कि हमने जो वर्क एनर्जी एंड पावर में जो कई क्वेश्चंस करे थे उसमें ना, जब तक फ्रिक्शन नहीं पढ़ा था तो वो बोल देते थे ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। तो जब वो एक कंडीशन आ जाती थी ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर, तो ये कंडीशन कहीं प्रैक्टिकली तो पॉसिबल होती ही नहीं, कि फ्रिक्शन ही नहीं है, तो भाई चल कैसे रहे हो फिर। तो आइडियल कंडीशंस होती हैं ज्यादातर जगह तो। आगे भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हर जगह आप देखेंगे, हर डेरिवेशन में यही है, फॉर एन आइडियल गैस। ये तो ग्राउंड हो गया, ठीक है। और ग्राउंड से थोड़ी सी ऊंचाई पर
एक ना ट्यूब है और ट्यूब की शेप कुछ ऐसी है कि पीछे से तो थोड़ी ब्रॉड है, पीछे से तो थोड़ी ब्रॉड है और आगे से थोड़ी नैरो है। ठीक, अब हमने कहा कि हम लिक्विड का इतना पोर्शन ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, लिक्विड का जैसे एक सेक्शन ले लिया, तो हमने ना ये बोला कि यहाँ पर इस पॉइंट पर, अब ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर पूरे के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड कौन सा भरा हुआ है, जो नॉन विस्कस है, जो कि इनकम्प्रेसिबल है। क्या हुआ, नींद आ रही है? आ रही है, चलो ईमानदारी है। चलो पहले ये हो जाए, फिर थोड़ी सी कॉमेडी करते हैं। देखिए, हमने कहा कि ये जो पॉइंट ए है, यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल एक कोई ट्यूब है, यहाँ से थोड़ी सी ब्रॉड है, यहाँ से थोड़ी सी नैरो है। तो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर ये जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैंने ले लिया A1, स्मॉल A1। और जो प्रेशर है, प्रेशर को ले लिया P1, P1। तो प्रेशर इंटू एरिया क्या हो जाएगी, फोर्स। तो P1 इंटू A1 फोर्स यहाँ पर लगाई जा रही है, ये फोर्स हो गई। प्रेशर इंटू एरिया फोर्स होता है, तो P1 A1 यहाँ पर हमने ये फोर्स लगा दिया। फिर हम ये कहेंगे कि इस लिक्विड को डेल्टा टी टाइम में, जैसा कि हमने पहले भी करा था इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में, डेल्टा टी टाइम में इस लिक्विड को यहां से यहां तक, ये लिक्विड का सेक्शन इतना, मतलब ये जो सर्कुलर छल्ला है उसका, सर्कुलर जो टुकड़ा है उसका, वो यहां से और यहां मूव हो जाता है, क्योंकि हमने उस पर एक फोर्स लगाई विच इज इक्वल टू P1A1। ठीक है, तो जब ये मूव कर रहा है ना, अभी कुछ नाम नहीं दिया है, मैंने बस ये बताया कि ये अगर यहाँ से ये लिक्विड जाता है V1 वेलोसिटी से, और टाइम डेल्टा टी में, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, V1 डेल्टा टी। समझ गए? ठीक। अच्छा, इस पोजीशन को A डैश बोल दो, या छोड़ो, कुछ मत बोलो। अब मैंने कहा कि यहां से लेकर, मतलब ये जो लिक्विड का यहां से लेकर और यहां तक जो मूवमेंट हुआ है, इस लिक्विड के सर्कुलर पोर्शन का जो यहां से यहां तक मूवमेंट हुआ है, तो वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है वो लिक्विड। तो हम ये कहते हैं कि यार हाइट यहाँ से निकालूं लिक्विड की, यहाँ से निकालूं, यहाँ से कहाँ से निकालें। तो हमने कहा कि ये जो पूरा मूवमेंट हुआ है ना, तो इस मूवमेंट में एक ये पूरा का पूरा एक टुकड़ा बन गया, तो इसका सेंटर पॉइंट ले लो और वहां से हाइट निकाल लो। तो सेंटर से और यहाँ तक की जो हाइट है, इसको हमने बोल दिया बेटा H1। समझ गए? इस हाइट को हमने बोल दिया H1। ठीक, क्लियर? अब देखिएगा, जिस ड्यूरेशन में, वो जो टाइम ड्यूरेशन थी डेल्टा टी, अब वो टाइम ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है, 5:01 से 5:02 तक का जो टाइम था, उसमें जो ब्रॉड वाली ट्यूब है, ब्रॉड वाली ट्यूब का जो ये लिक्विड सेक्शन है, यहां से यहां मूव कर गया। अब नैरो वाली ट्यूब जो है, उसमें लिक्विड का क्योंकि सेक्शन छोटा बन रहा है, वो ना थोड़ा ज्यादा मूव कर जाएगा उसी दौरान। ब्रॉड की वेलोसिटी कम होगी, लेकिन नैरो की वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होगी। हम जानते हैं कि किसी ट्यूब का अगर नोजल छोटा है, तो उसमें से पानी थोड़ी ज्यादा प्रेशर से ज्यादा वेलोसिटी के साथ निकलेगा। इस पॉइंट को बी बोल दो। हमने कहा यहां पर जो लग रहा है प्रेशर, दैट इज P2, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। तो P2 A2 क्या हो गया, लगने वाला फोर्स। टाइम वही बताना है, 5:01 से 5:02 पे ये लिक्विड यहां से यहां मूव करा, तो ये यहां से यहां मूव कर जाएगा, ज्यादा लेंथ मूव करेगा ये। तो इसकी लेंथ क्या हो गई, यहां से लेकर यहां तक। अगर मैंने कहा कि इस नैरो सेक्शन ऑफ द ट्यूब में वेलोसिटी V2 है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, V2 डेल्टा टी। फिर वही है कि इसकी भी मैं ग्राउंड से हाइट निकालना चाह रहा हूँ।
और आप ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर हम हाइट निकाल क्यों रहे हैं, तो आप अभी 2 मिनट में समझने वाले हैं। इसकी हाइट को मैंने बोल दिया h2। ठीक है जी, बताइए इतना क्लियर है सबको कि नहीं? हाँ, अच्छा। और थोड़ा सा डिस्टर्बिंग सा लगेगा, देख लो, मतलब बीच में मैंने ऐसे ना थोड़े से कुछ डॉट्स बना दिए जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि पूरे में लिक्विड ही लिक्विड भरा हुआ है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, तीनों को क्लियर है? अर्जुन, अभिनव, नित्या? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखिएगा, दोबारा से बर्नौलीज प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी लिक्विड हो, इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो, और स्ट्रीमलाइन अगर उसका फ्लो है, और इरोटेशनल भी उन्होंने बता दिया। इरोटेशनल का मतलब ऐसा नहीं है कि वो लिक्विड कहीं पर किसी टरबाइन के अंदर गोल 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 फ्लो कर रहा हो। तो वहाँ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट होता है इन सबका सम। अब प्रेशर एनर्जी क्या थी पर यूनिट वॉल्यूम? प्रेशर एनर्जी प्रेशर के ही इक्वल थी। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, आप देखिए हमने तीनों चीजें निकाली, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पी के इक्वल आई थी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आई थी हाफ रो वी स्क्वायर के इक्वल, और जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम थी वो थी रो जी एच। तो पोटेंशियल एनर्जी में मेरे को हाइट की जरूरत पड़ती है, तो इस वजह से मैंने ये हाइट भी दिखाई है यहाँ पर। ठीक, काइनेटिक एनर्जी में मेरे को वॉल्यूम की जरूरत पड़ती, वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है, तो मैंने वेलोसिटी v1 और v2 दिखाई है यहाँ पर। और प्रेशर एनर्जी में मेरे को केवल और केवल प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से आप ये कहेंगे कि भाई फोर्स को सिंपल F1 और F2 क्यों नहीं दिखा दिया, ये P2 A2 P1 A1 क्या चल रहा है? वो इस वजह से क्योंकि मुझे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी दिखानी है। इस वजह से फोर्स को मैंने प्रेशर की टर्म्स में लिया, वेलोसिटी मैंने v1 और v2 ली, और इसी वजह से मैंने इसको एक पर्टिकुलर हाइट पर दिखा दिया। ठीक, तो ये याद रखना, केवल और केवल बर्नौलीज प्रिंसिपल के ही प्रूफ में हम एक ट्यूब को एक पर्टिकुलर हाइट पर दिखाते हैं ग्राउंड से। ठीक है, अब जरा देखेंगे आगे, आगे आप नोट करें। सिंस द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, since the liquid is incompressible, so whatever mass of fluid enters enters the pipe at section A, whatever mass of fluid enters the pipe at section A in time delta t, in time delta t, comma, an equal mass of fluid flows out, an equal mass of fluid flows out at section B in time delta t. In time delta t. Full stop. This mass is given by अच्छा, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है। लिक्विड इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये है कि हमने उसको, अगर मान लीजिए कोई चीज बहुत ना फैली हुई है, ठीक, अगर हमने उसको कंप्रेस कर दिया तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, उसका थोड़ा सा मास भी कम हो जाएगा। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि हमने ज्यादा उसको अगर कंप्रेस कर दिया तो हम ये कह सकते हैं कि एक छोटी सी जगह में ज्यादा क्वांटिटी इकट्ठी हो गई तो मास बढ़ भी सकता है।
जो हमने बोला कि जब लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो सेम टाइम में जितना मास यहां से यहां तक फ्लो कर जाएगा उतना ही मास यहां से यहां तक फ्लो कर जाएगा सेक्शन बी में। इसको सेक्शन बी बोल रहे हैं, इसको सेक्शन ए बोल रहे हैं। तो मास क्या होता है, हम वो डेंसिटी वाला ही फंडा लगाएंगे कि मास क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ m इज इक्वल टू लिखेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब क्योंकि सिलिंड्रिकल पाइप है तो सिलिंड्रिकल पाइप में फिर वही कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने क्या लिया A1, और ये जो डिस्टेंस मूव्ड है ये मैंने कितना लिया V1 डेल्टा टी। तो अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में और इसको डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम क्या आ गया, A1 V1 डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी यानी कि रो। A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो इज इक्वल टू A2 V2 डेल्टा टी इंटू रो। लिखा जा सकता है। हमने क्या बोला था कि मास जितना यहाँ पर इतना जितना यहाँ से जाएगा आगे उतना ही यहाँ से आगे चला जाएगा। ठीक है, तो इस सेक्शन का पूरा मास इस सेक्शन के पूरे मास के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो बोल दो या A2 V2 डेल्टा टी इंटू रो बोल दो, तो इट इम्प्लाइज दैट m is equal to A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो is equal to A2 V2 डेल्टा टी इंटू रो। ठीक है, मास को लेना होगा अगर तो मास तो इतना ही लेंगे पूरा का पूरा, या तो ये ले लेंगे या ये ले लेंगे अगर मुझे मास की जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, और इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो इज इक्वल टू A2 V2 डेल्टा टी इंटू रो। इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 हो गया। इसमें कुछ नया नहीं है, ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है जो हमने अभी करा था, मतलब लास्ट क्लास में डेरिवेशन करा था इसका। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, अच्छा ये जो मास निकाला है इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। फिर हम ये कहेंगे कि अब काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हुआ है वो देखते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड याद रखना दो चीजें होती हैं। एनर्जी जो है, एनर्जी लगाई जब जाती है किसी भी चीज पर तो हमने शुरुआत में एनर्जी लगाई और वो जो एनर्जी है वो एनर्जी की वजह से कुछ ना कुछ वर्क डन होता है। ठीक है, फिर हमने मतलब कुछ टाइम बीत गया, 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट बीत गए और हम उस एनर्जी को लगाते रहे तो धीरे धीरे क्या होती है कि एनर्जी तो रिड्यूस होती जाती है और वर्क डन इंक्रीज होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए हम इस रूम में साफ सफाई कर रहे हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम फुल ऑफ एनर्जी हैं और हम लगातार काम करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। ठीक, और हमने 10 मिनट में या 5 मिनट में इस रूम में झाड़ू पोछा लगा दिया, तो क्या हुआ कि शुरुआत में हमारा एनर्जी लेवल हाई था। ठीक है, और जब हम वो काम करके निपटे तो हम थोड़ा सा थक गए। कैसे थके, क्योंकि हमारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई कि रूम अब साफ हो गया, तो हमारा वो जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो वर्क डन में हो गई। वर्क डन दिखाई दे रहा है हमको कि सफाई हो गई। समझ गए? तो इसका मतलब क्या होता है कि एक चीज अगर कम होती चली जाती है, एनर्जी लगातार घटती चली जाती है, तो वर्क डन बढ़ता चला जाता है। समझ गए? तो इसका मतलब ये है, ये जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ ये किस लिए समझा रहा हूँ कि जब एनर्जी की बात करी जाती है कि हम एनर्जी निकालना चाहते हैं, एनर्जी में चेंज कितना हुआ या लॉस कितना हुआ या गेन कितना हुआ, तो हम ना ये देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि भाई शुरुआत में हमारी एनर्जी ज्यादा थी और फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, एनर्जी बढ़ गई, धीरे धीरे करके एनर्जी बढ़ गई। अब
ये तब है जब हमारी बॉडी पर वर्क डन हुआ। हमारी बॉडी पर वर्क डन कब होगा? जब हमको कोई फीड कराएगा, कोई खाना देगा हमको, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी बॉडी पर वर्क डन हो रहा था, हमारी बॉडी पर काम किया जा रहा था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी एनर्जी बढ़ती चली गई। जब हमारी बॉडी काम कर रही थी तो क्या हुआ कि तब हमारी एनर्जी धीरे 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 घटती चली गई। तो मैं ये कहूंगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका क्या है कि हम फाइनल पोजीशन, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को का डिफरेंस ले लेते हैं। तो मुझे नहीं पता इस केस में कि एनर्जी घटने वाली है या कम होने वाली है, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि अगर एनर्जी कम होती है तो वर्क डन बढ़ जाता है, और अगर वर्क डन कम होता है तो एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक, तो इसलिए जब मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड की बात करूंगा तो मैं ऐसा कह देता हूं कि काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए, तो बी वाली में से ए वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब जब मैं चेंज इन वर्क डन निकालूंगा तो वर्क डन मैं फिर उल्टे तरीके से निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए करा है, तो जब चेंज इन वर्क डन निकालेंगे तो वो क्या करेंगे, वर्क डन एट ए माइनस वर्क डन एट बी, ये करेंगे। क्योंकि एक चीज कम होती है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है दूसरी चीज में, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो एनर्जी कम होती जाती है तो वर्क डन आपका जो है वो बढ़ता चला जाता है, कि आपने काम करा, आपका काम लगातार बढ़ता गया तो एनर्जी धीरे 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 डाउन होती गई। ऐसे होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पर भी किसी डेरिवेशन में या किसी क्वेश्चन में आपसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए तो आप कहेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन वर्क डन पूछा जाए तो आप कहेंगे इनिशियल वर्क डन माइनस फाइनल वर्क डन, उल्टा बोलेंगे उसका। समझ गए? ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या हो जाएगी, हाफ, भाई मास तो सेम रहने वाला है m, और यहां पर वेलोसिटी v2 थी तो हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। यहां से हाफ m कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचा हमारे पास v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 जो है, यहां से हम मास की वैल्यू a1v1 डेल्टा टी इंटू रो या a2v2 डेल्टा टी इंटू रो कुछ भी ले सकते हैं। हमने शुरुआत वाली ले ली। आप मास की जगह लिख दीजिए a1v1 डेल्टा टी इंटू रो, नीचे यहां पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से मैंने ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर निकालिएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। is equal to potential energy at B minus potential energy at A। तो भाई इसका क्या हो जाएगा, B पर कितना है पोटेंशियल एनर्जी, mgh होता है, तो mgh2 माइनस mgh1। अब क्या करिए, mg कॉमन ले लो, h2 माइनस h1। अगेन हम मास यहां से ले लेंगे इक्वेशन 1 से a1v1 डेल्टा टी इंटू रो, तो a1v1 डेल्टा टी इंटू रो, और g तो था ही h2 माइनस h1। यहां पर भी रीजन में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, उसके बाद नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड। ये मैं इधर कर रहा हूं, इस तरफ। नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड, तो ये कैसे निकालेंगे, वर्क डन। अब ये उल्टा, वहां पर
काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए करा था, तो वर्क डन में उल्टा करेंगे कि वर्क डन एट ए माइनस वर्क डन एट बी। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहां पर फोर्स कितना बेटा? P1A1 और डिस्टेंस कितना? V1 डेल्टा टी। तो P1A1 दिस इज फॉर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई V1 डेल्टा टी दिस इज फॉर डिस्टेंस। ये आपको याद आए जो है, इसको रिवाइज करते टाइम याद आए, इस वजह से मैंने लिख दिया फोर्स इनटू डिस्टेंस। सिमिलरली जब मैं बी पर निकालूंगा तो क्या होगा? P2A2 इंटू V2 डेल्टा टी। तो P1A1 V1 डेल्टा टी, P2A2 V2 डेल्टा टी। यहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है कि A1 V1 डेल्टा टी और A2 V2 डेल्टा टी, इसको मैं क्या देख सकता हूँ कि क्योंकि A1 V1 और A2 V2 इक्वल है, तो हम यहाँ इसको ऐसे लिख देंगे P1A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2A1 V1 डेल्टा टी। यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 2। समझ गए? इक्वेशन 2 में क्या था? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 था, तो मैंने यहाँ A2 V2 की जगह पर भी A1 V1 लिख दिया। ऐसा क्यों करा? क्योंकि मुझे यहाँ पर भी A1 V1 मैंने वैल्यू ली थी, यहाँ पर भी A1 V1 लिया था। दिमाग में ये आ सकता है ना कि भाई आपने A2 V2 को ही A1 V1 क्यों लिखा? A1 V1 को लिख देता ना A2 V2। इस वजह से करा है, क्योंकि उधर भी A1 V1 वाला ही हमने टर्म लिया है। अब इसमें मुझे दिखाई देता है A1 V1 डेल्टा टी कॉमन लिया जा सकता है। A1 V1 डेल्टा टी कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा P1 माइनस P2, P1 माइनस P2। उसके बाद हम कहेंगे बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, by law of conservation of energy, net work done on the fluid is equal to change in kinetic energy of the fluid plus change in potential energy of the fluid। अभी नेट वर्क डन क्या था? A1 V1 डेल्टा टी P1 माइनस P2, और ये हमारा चेंज इन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हाफ A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो हाफ A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था, और नेटवर्क डन इधर लेफ्ट साइड में लिखूंगा A1 V1 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी इंटू P1 माइनस P2, और प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी A1 V1 डेल्टा टी, A1 V1 डेल्टा टी रो G H2 माइनस H1। यहां तक सभी को क्लियर है भाई? जो दोबारा बता रहा हूँ, ये क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि नेटवर्क डन इज इक्वल टू जो सम है आपका काइनेटिक एनर्जी का और सम है पोटेंशियल एनर्जी का, वो। तो मैंने ये कहा कि मैं यहाँ से यहाँ तक बस चेंज चेक करना चाह रहा हूँ कि कितना चेंज हुआ, ठीक। तो मैंने ये कहा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो यहाँ से यहाँ तक का, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो यहाँ से यहाँ तक का, तो नेटवर्क डन भी निकालो यहाँ से यहाँ तक का। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाला था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, और नेटवर्क डन ये निकाला A1 V1 डेल्टा टी P1 माइनस P2। तो ये तो हो गया नेटवर्क डन A1 V1 डेल्टा टी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बताइए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, क्लियर है? चलूँ आगे।
तो अब आप ये देखो कि इसमें अब मैं क्या करूंगा, नीचे वाला मिटा रहा हूँ, A1 V1 डेल्टा टी रो जी H2 माइनस H1। A1 V1 डेल्टा टी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, ये A1 V1 डेल्टा टी कॉमन लिया जा सकता है, A1 V1 डेल्टा टी कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस H1। अब ये A1 V1 डेल्टा टी से A1 V1 डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस H1। अब इनको आप क्या करें, एक्सपेंड करें, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस रो जी H1। ये हो गया, ठीक। अब आप क्या करें कि जितनी भी V1 वाली जो टर्म्स हैं वो सारी तो लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, और जो भी 2 वाली टर्म्स हैं वो सारी की सारी आप राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो अब इसके बाद देखिएगा क्या होता है कि ये P1 है तो 1 वाली टर्म्स हैं, तो जितने भी सब्सक्रिप्ट 1 है उसको इधर ले आओ, तो P1 इधर, ये माइनस का रो V1 स्क्वायर है इसको इधर ले आओ क्योंकि इसमें 1 है, तो माइनस का रो V1 स्क्वायर इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये माइनस का रो जी H1 है इसको इधर ले आओ, तो ये प्लस का रो जी H1 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस का P2 है इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा प्लस का P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। यहां से क्या समझ में आता है, ये P1 क्या है, ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी प्रेशर के ही तो इक्वल होता है पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, हाफ रो वी स्क्वायर, तो हाफ रो V1 स्क्वायर। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी H1। तो यानी कि इस पोजीशन पर अगर मैं चेक कर रहा हूं तो इन तीनों का प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम, अगर मैं इस वाले पॉइंट पर चेक करता हूं तो वो इसके भी इन तीनों टर्म्स के सम के इक्वल है। ठीक है, दिस प्रूव्स कि हमारा जो ये तीनों जो एनर्जीज हैं, इन तीनों एनर्जीज का पर यूनिट वॉल्यूम जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, आप अलग अलग किसी भी पॉइंट पर निकालिए। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, दिस प्रूव्स बर्नौलीज प्रिंसिपल। दिस प्रूव्स बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो ये आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल था, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही था इस चैप्टर का, और इसके 2 एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन बचा हुआ है सरफेस टेंशन वाला इस चैप्टर में, वो करेंगे। और मैं मोस्ट प्रोबेबली कल आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ, और शाम को ऐसे ही रखूंगा, या तो 4 से 5 या 5 से 6 ऐसे ही टाइम चलेगा। कल क्लास है, किस टाइम से किस टाइम तक बताओ? 3 से 8। 3 बजे से पहले रख लूँ? 3 बजे से पहले क्या? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, 3 बजे से पहले रख लेते हैं। आप तो, हाँ मैं कुछ ऐसा करूंगा ना कि फिर मैथ्स, हाँ अच्छा अच्छा, तो तुम्हारा तो कल बड़ा हेक्टिक हो जाएगा। मैं कल मैथ्स नहीं, मैं उससे पहले मैथ्स की भी लेने की सोच रहा था ना, तो 2 घंटे वहाँ फिर 5 घंटे वहाँ। चलो देख लेना, जिसमें कंफर्टेबल हो वैसे कर लेना, पर मैं 3 से पहले रख लेता हूँ। ठीक है भाई, ऑनलाइन वालों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बताइए। कल 3 बजे से पहले रख लूँ क्लास? हाँ सर, कल चलेगा। ठीक है अभिनव? यस सर, चलो कल ठीक है, चलेगा।
ओके ओके।